नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। हमारे साथ कनाडा से जुड़ गए हैं दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर रहे मनीष मेहता जी, जो क्राइम ब्रांच में भी रहे हैं, तमाम स्पेशलाइज यूनिट्स में रहे हैं। मनीष जी, क्राइम तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर को पकड़ा है और अब दूसरा जो पूर्व इंस्पेक्टर है वो बयां करेगा कि ये चल क्या रहा है दिल्ली पुलिस में। सर, एक घूसखोर इंस्पेक्टर को पकड़ा है, नारकोटिक्स में करोड़ों रुपए की संपत्ति का उसका पता चला है। सर, किस तरह से करप्शन जो है वो हावी है दिल्ली पुलिस के कई अधिकारियों पर। इसमें तो सीधा सीधा बड़े बड़े अधिकारी भी इन्वॉल्व रहते होंगे ना। थैंक यू चिराग जी, और थैंक्स फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन यू। सॉरी, मेरी इंग्लिश और हिंदी मिक्स रहेगी। मेरी हिंदी आप जैसी अच्छी नहीं है, जी तो बताइए। मैं कहूँगा एक अच्छा मजाक है कि एक इंस्पेक्टर को आप पकड़ के अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, और जबकि ये सर्वविदित है कि कोई भी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस में जो कि एक्टिव पुलिसिंग में हैं, उन्हें आप कभी भी कहीं भी पकड़ सकते हैं। ये सिर्फ एक इंस्पेक्टर की बात नहीं है, किसी को भी आप जो भी एक्टिव पुलिसिंग में है कहीं भी कभी भी पकड़ सकते हैं। ये जिसको कहते हैं ना, एक ओपन सीक्रेट है कि एक इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर, अपर सबऑर्डिनेट या लोअर सबऑर्डिनेट मैं कहूंगा, वो किसी भी आईपीएस की शय के बिना इस तरह की कोई भी कार्रवाई कर ही नहीं सकता। तो ये जो आपने सीबीआई ने इंस्पेक्टर पकड़ा है, मैं ये नहीं कहूंगा कि गलत पकड़ा है या सही पकड़ा है, ये तो उनकी इन्वेस्टिगेशन बताएगी। पर अच्छा ये होता कि एक इंस्पेक्टर को पकड़ने की बजाय जो इसके पीछे की जड़ है वो कंसर्न्ड आईपीएस ऑफिसर या ऑफिसर्स हैं, जो उसे पनाह दे रहे थे, उसे शह दे रहे थे। कार्रवाई वहां से शुरू होनी चाहिए थी, ऊपर से नीचे, और नीचे से ऊपर तो कभी जाएगी नहीं। अगर ऊपर से नीचे शुरू होती तो अब आप कह सकते थे कि हाँ, हमने जड़ पे चोट की। या आपने जड़ पे चोट नहीं की, या आपने सिर्फ एक ब्रांच का एक पत्ता पेड़ का जो है वो पकड़ लिया और वो पकड़ के आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। बल्कि इसमें तो सीबीआई की इंक्वायरी खुलनी चाहिए। क्यों उन्होंने एक पत्ते को पकड़ के जड़ तक पहुंचने का रास्ता खत्म कर दिया? अब आप क्या सोच रहे हैं, इंस्पेक्टर पकड़ के आप उस आईपीएस को पकड़ पाएंगे जो उसके पीछे होगा? कदापि नहीं। तो इट्स अ शैम, इट्स नॉट अ कैच। मुझे सर एक चीज बताइए कि एक इंस्पेक्टर जो नारकोटिक्स ब्रांच में था 2017 से एक ही महकमे में एक ही जगह पर टिका हुआ है, वहां से कई सारे आईपीएस आए चले गए, लेकिन ये इंस्पेक्टर कहीं नहीं गया, ये वही रहा। और आप सोचिए, अब जो एलिगेशन लग रहे हैं, 100 करोड़ के एसेट का पता चल रहा है। आप सोचिए, अभी तो ये वो एसेट है जो पता चल रही है, अभी तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो पता ही नहीं चलेगी। मैं फिर कहूंगा चिराग, ऐसा होता है कि जब एक किसी एक जगह रहते हैं, चाहे वो कोई भी ऑफिसर हो, उसकी स्पेशलिटी जो है वो स्पेशलाइज्ड हो जाता है उस पर्टिकुलर जॉब में। तो बजाय कि इसको ये देखने के कि वो वहां पे ही एस्टेब्लिश रहा, कई आईपीएस आए और चले गए, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि उसकी एक्सपर्टीज जो थी वो उस काम में इतनी हो गई कि जो भी आईपीएस आता था वो उसके लिए एक हैंडीमैन बन जाता है। हैंडीमैन की रेडी टू गो। अब मैं रेडी टू गो से मतलब है कि उसके पास इंफॉर्मेशन नेटवर्क, उसके पास जिस तरह का भी टूल्स चाहिए वो रेडीली अवेलेबल हो जाते थे। ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट आप कह सकते हैं कि उसे हटाया नहीं गया, वॉट एवर द रीजन वॉज, आई डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन मैं इसे इस तरह देखूंगा, इस तरह के कई एग्जाम्पल है कि अगर आप दिल्ली पुलिस में देखेंगे तो कई लोग हैं जो स्पेशल सेल में ही रहे। अब स्पेशल सेल जो एक स्पेशलाइज यूनिट है, स्पेशल स्टाफ, ये जितनी भी स्पेशलाइज यूनिट हैं, यहाँ पे हर कोई इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल काम नहीं कर सकता। यहाँ पर आपको उस तरह का मेंटल मेकअप, मेंटल सेटअप, उस तरह का आपका काम करने का तरीका चाहिए होता है जो हर एक के बस की नहीं होता। तो मैं इसे इस तरह देखूंगा कि उसकी हो सकता है उसकी इस तरह की एक्सपर्टीज हो जिसकी वजह से उसको वहां पर इतने टाइम तक रखा गया हो। तो इसको नेगेटिव देखना मेरे लिए थोड़ा सा, इट्स गोइंग टू फार। लेकिन सर, अगर एक जगह पर तैनात है, ठीक है, नेगेटिव नहीं देखते, लेकिन एक जगह पर तैनात है और करोड़ों रुपए बना लिए,
ये कौन सी नौकरी है सर? ये ऐसी नौकरी तो मुझे लगता है हर कोई चाहेगा कि ऐसी नौकरी लगे जिसमें करोड़ों छाप सके। ये तो सीधा सीधा करप्शन है ना। और क्लियर कट ये तो अब एक बार रेड हुई, 55 लाख रुपए एक जगह से मिले और अब सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट उस 55 लाख में इनका आ रहा है। तो ये जवाबदेही भी तो तय होगी ना। वो बात ठीक है, एक आप स्पेशलाइज्ड हैं, आपकी एक्सपर्टी होगी, आप उस डिपार्टमेंट में है, उस जगह पर है, लेकिन करप्शन का राइट थोड़ी दे दिया आपको किसी ने। जी, ये मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ इस बात से। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि अगर आप एक जगह रह रहे हैं तो यू कैन नॉट क्लेम करप्शन एज अ मैटर ऑफ राइट। मैं फिर उसी बात को अपनी रिपीट कर रहा हूं, अगर वो ऑफिसर वहां रहा और उसने इतना पैसा अर्जित किया तो हु वाज द सुपरवाइजरी ऑफिसर, हु वाज हिज जॉइंट कमिश्नर, हु वाज द स्पेशल कमिश्नर? डीसीपी छोड़ दीजिए, क्योंकि आजकल जो डीसीपी आ रहे हैं, जो आईपीएस आ रहे हैं, दे आर गुड फॉर नथिंग। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, फिर मैं बात कर रहा हूं कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन आजकल डीसीपी डिस्ट्रिक्ट नहीं चला रहे हैं। आजकल आपके जॉइंट कमिश्नर, स्पेशल कमिश्नर वो डिस्ट्रिक्ट चला रहे हैं। एक टाइम वो था, मैं याद कर रहा हूं, दीपक मिश्रा, उदय साय, शालिनी सिंह, ये सब लोग वो हैं जब डीसीपी डिस्ट्रिक्ट चलाया करते थे, दीपेंद्र पाठक। तो आज की डेट में अगर आप ये कहें कि एक इंस्पेक्टर ने इतना पैसा कमा लिया, तो मैं कहूंगा उसका कंसर्न्ड जॉइंट कमिश्नर और कंसर्न्ड स्पेशल कमिश्नर शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। उनसे जवाबदेही होनी चाहिए कि आप क्या करते रहे, आपके नीचे आपकी सुपरविजन में ये सब होता रहा, तो वे वर यू आर नॉट सो नाइव कि आपको पता ही नहीं था। एंड इफ यू आर सो नाइव देन यू शुड बी रिजाइन, you should be resigning from your post. You are not capable of being a supervisory officer. तो इंस्पेक्टर को आप जिसको कहते हैं ना, मैं दोबारा बोलता हूं कि मैं उसे जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप बड़ी पिक्चर देखें। आप सिर्फ कुएं के मेंढक ना बने, आप जरा समंदर में आए और समंदर में देखिए कि कहां पर असली चोट कहां करनी है। असली चोट ऊपर कीजिए, मजाल नहीं है नीचे वाले की एक रुपया भी ले जाए अगर ऊपर से आपको आईपीएस आपका ऑनेस्ट है। सर हमने ये सबने देखा, आपको याद होगा तिहाड़ जेल में किस तरह से करप्शन था। सुकेश चंद्रशेखर ने करप्शन को बढ़ावा दिया, वहां पर डीजीपी इन्वॉल्व हुए। क्या आज तक डीजीपी गिरफ्तार हुए? संदीप गोयल की बात कर रहा हूँ, कभी नहीं। तो ये अब आपने नाम ले ही दिया है, तो ये तो एक वन ऑफ द इंस्टेंस है। तो इस तरह के जॉइंट कमिश्नर, इस तरह के स्पेशल कमिश्नर, इस तरह के कमिश्नर पास्ट में भी बहुत मिल जाएंगे आपको। तो आईपीएस पे आप जैसे सीबीआई ने, आप इस प्रेजेंट केस का एग्जांपल दीजिए। सीबीआई ने जब रेड की होगी, सीबीआई ने ऑब्वियसली सारी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो उन्हें क्या पता नहीं होगा कि कौन सा आईपीएस इसमें इन्वॉल्व है? उन्हें एक एक चीज का पता होगा। लेकिन सीबीआई को हेड कौन कर रहा है? उसको भी तो आईपीएस हेड कर रहा है। तो एक आईपीएस कभी भी दूसरे आईपीएस के अगेंस्ट नहीं जाएगा। तो इसमें ये कोई शाबाशी वाली बात नहीं है कि एक इंस्पेक्टर पकड़ लिया जैसे बहुत बड़ा तीर मार लिया। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। आपको, मैं दोबारा बोलता हूं, उस सीबीआई ऑफिसर्स के खिलाफ इंक्वायरी बिठानी चाहिए और सीबीआई आईपीएस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज कर रहा है, उसको तत्काल से आपको उसके जगह से हटा के इन्वेस्टिगेशन दूसरे किसी ऑफिसर को देनी चाहिए कि कंसर्न्ड आईपीएस जो इसमें इन्वॉल्व है उसको आप टारगेट करें और वहां से इन्वेस्टिगेशन नीचे लेके। हम दोनों एक ही बात को बोल रहे हैं कि कंसर्न्ड आईपीएस को आप जब तक नहीं चोट करेंगे, जो भी करप्ट हैं, तब तक आप करप्शन नहीं हटा पाएंगे, तब तक आप सिर्फ पत्ते हटा पाएंगे। यहाँ मैं दो बातें आपको मेंशन करना चाहूंगा सर। संदीप गोयल का मैंने उदाहरण दिया, आपको याद होगा गोवा में एक डीजीपी थे जिन पर छेड़छाड़ का आरोप लगा था, वहां भी मुकदमा दर्ज हुआ, जांच हुई, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा उनको बहाल कर दिया गया बाद में। ठीक है, ये एक राइट होता है सरकार का, वो कर सकती है। लेकिन सवाल यही है, जैसे आपने भी बोला कि इस पर्टिकुलर केस में अगर बात की जाए तो कई बार ऐसा होता है सबूत सामने नहीं होते, कई चीजों के सबूत नहीं होते, तो ऐसे में आईपीएस पर सीधा धावा बोल देना ये भी तो एक तरह से नासमझी होगा। चिराग, ये आप इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आप फोर्स में नहीं रहे हैं। मैं फोर्स में रहा हूं और दिल्ली पुलिस पहली फोर्स नहीं है, मैं बाकी फोर्सेस में पहले रहा हुआ हूं। तो अगर सबूत नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो क्या कर रहा है? इंस्पेक्टर के खिलाफ तो सबूत बड़ी जल्दी मिल गए आपको। इसका मतलब आपकी इन्वेस्टिगेशन, आपकी जो मोडस ऑपरेंडी आप जो भी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लैक कर रही है।
आपको उस तरीके से अपनी इन्वेस्टिगेशन लानी होगी कि सबूत होते हैं, हर जगह सबूत होते हैं। और आजकल तो जिस तरह की टेक्नोलॉजी हो गई है, मैं समझ सकता हूं आज से 30-35 साल पहले हम ये कह सकते थे कि जी एविडेंस नहीं है। आजकल तो इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी हो चुकी है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वीडियो हो, चाहे ऑडियो हो, चाहे फोरेंसिक्स हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सबूत ना हो इस तरह की कैच में। और आप जैसे बता रहे हैं कि वो इंस्पेक्टर इतने टाइम तक एक ही जगह रहा और इतना बड़ा कैच उससे मिला है, तो इस तरह हो। अभी आप देखें ना, इंस्पेक्टर को जब आप इंटरोगेट करेंगे, तोते की तरह सारे नाम बोलेगा, क्योंकि कोई भी आईपीएस उसके पास उसको बचाने नहीं आएगा। अब आईपीएस सही सिर्फ बात। यही बोलेंगे, जो भी आईपीएस इन्वॉल्व है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं क्लैरिफाई कर दूं। अब वो आईपीएस यही बोलेंगे जब भी बात होगी, अरे बड़ा ही बदमाश इंस्पेक्टर था, बात ही नहीं सुनता था। अब ये सबके नाम पे यही आएगा। तो उन आईपीएस को टारगेट करना बहुत जरूरी है। मैं बार बार इसी चीज को स्ट्रेस कर रहा हूँ। सर, हाल ही में आपको याद होगा, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, एक स्पेशल सीपी का ट्रांसफर हुआ और वो काफी विवादों में रहा। उनको तुरंत हटा दिया गया और दबी जबान में बहुत सारे अफसर ये कह रहे थे कि एक सीरियस एलिगेशन लगा, लेकिन हमने ना तो किसी ऑफिसर के मुंह से सुना कि वो सीरियस एलिगेशन क्या था। सिर्फ जो हमें दिखा वो ये दिखा कि एक ट्रांसफर हो गया, होम मिनिस्टर की तरफ से ऑर्डर आ गया और हटा दिया गया। तो क्या इस तरह की कार्रवाई होती है आईपीएस लॉबी के ऊपर जब इस तरह के आरोप लगते हैं? तो बचाया जाता है? सीधा सीधा मैं आपसे पूछूं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ही इज नॉट द ओनली वन। अब तो वो जो पकड़ा गया वो चोर है। आप सबको चेक करें ना, एक बेचारे को क्यों टारगेट करना है? जब मैं बेचारा वर्ड यूज कर रहा हूं, तो हमाम में सभी नंगे हैं। अब जितने भी आईपीएस हैं, पहले क्या होता था? पहले आईपीएस जितने भी होते थे अपने राजनीतिक आकाओं के तलवे चाटते थे, क्योंकि उनको दिल्ली नहीं छोड़नी होती थी। अब जब से प्रेजेंट गवर्नमेंट ने अच्छा काम एक किया है कि जीएनस, ये जो यूटी काडर है, उसमें बाकी जगहें भी इंक्लूड कर दी हैं, J&K वगैरह, तो अब इनको वहां भी जब जाने का मौका मिलेगा तो ये करप्शन और ज्यादा फैलेगा। क्योंकि आईपीएस का मोटिवेशन दो है। पहला दिल्ली, और दूसरा दिल्ली ही क्यों? क्योंकि पैसा है। आप ये सोचे ना, जब को जितने भी, चाहे वो आईपीएस हो, चाहे वो इंस्पेक्टर हो, कोई भी हो, उनसे आप पूछें आप कहाँ कहाँ रहे। अच्छा, अब मैं 3rd बटालियन में रहा हूं। अरे 3rd बटालियन में क्यों रहे? 3rd बटालियन क्या कोई जहन्नुम है कि वहां पे आपको क्वेश्चन हो गया? 3rd बटालियन, आई एंजॉयड दैट पोस्टिंग। तो जब कोई बटालियन में चला जाता है या फिर कहीं नॉन सेंसिटिव यूनिट, सो कॉल्ड नॉन सेंसिटिव में चला जाता है, तो क्या हो गया? ये वर्ड पूछा जाता है, क्या हो गया? तो आप लोगों ने खुद ही यूनिट्स को ऐसा बना रखा है, ल्यूक्रेटिव बना रखा है। क्यों सभी एसएचओ लगना चाहते हैं? क्यों सभी डीसीपी रेंज अपने डिस्ट्रिक्ट में लगना चाहते हैं? क्यों जॉइंट सीपी रेंज में लगना चाहते हैं? क्यों स्पेशल सीपी यहाँ लगना चाहते हैं? देयर माइट बी सम रीजन। तो आप उस रीजन को एक्सप्लोर करें, उस रीजन को खत्म करें। रीजन एक ही है, पावर और पैसा, दैट्स इट। जिस दिन आपने वो रीजन खत्म कर दिया, पावर और पैसे का, उस दिन कोई भी एसएचओ, कोई भी डिस्ट्रिक्ट डीसीपी, कोई भी जॉइंट सीपी रेंज में कोई भी स्पेशल सीपी नहीं लगना चाहेगा, क्योंकि दैट इज एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एसएचओ आप ये माने 10-10, 20-20 दिन, महीना घर नहीं जाता, ये तो फैक्ट है ना, आप मानते हैं ना, घर नहीं जाता, इस तरह के ऑर्डर भी हुए। तो क्यों नहीं जाता घर? क्यों नहीं जाता? नेचर ऑफ ड्यूटी, चलो मान लिया। उसका मोटिवेशन क्या है? तो इसी तरह सिपाही और हवलदार का मोटिवेशन क्या है? प्रमोशन उन्हें भी नहीं। सिमिलरली सब इंस्पेक्टर को प्रमोशन मिलनी नहीं, 30-31 साल में एक मिलेगी। तो फिर मोटिवेशन क्या आ जाता है? पैसा। तो जिस दिन आपने ये मोटिवेशन पैसा खत्म कर दिया, ये जो मैं पैसे की बात कर रहा हूँ, ये भ्रष्टाचारी पैसे की बात कर रहा हूँ, जिस दिन आपने ये खत्म कर दिया, उस दिन आपकी पूरी पुलिसिंग एक स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। आपको किसी प्रॉब्लम की, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं लेकिन आएगी। सर ये तो बात आप ऐसी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म होने वाली है। ये तो होता नहीं, ये तो हर किसी का इंडिविजुअल चॉइस है। अगर कोई करना चाह रहा है, किसी की महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है, तो आप उसको रोक नहीं सकते। वो करेगा, वो उसको कानून का कोई डर नहीं होता। उसको पता है कि मैं गिरफ्तार भी हो सकता हूँ, जेल भी जा सकता हूँ, लेकिन उसको ये बात पता है कि अगर मैं आईपीएस हूँ तो कहीं ना कहीं मैं सेफ गेम भी खेल सकता हूँ। मैंने कई ऐसे आईपीएस देखे अपने टेन्योर के दौरान, जिसमें वो आए, भ्रष्टाचार किया, एलिगेशन लगे, उनका सिर्फ महज ट्रांसफर हुआ, इसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं।
मैं वही कह रहा हूँ चिराग, ये वो फिर ऑड मैन आउट हो जाएंगे। पहले क्या होता था, 90% लोग जो होते थे वो ऑनेस्ट, सो कॉल्ड ऑनेस्ट वर्ड में यूज कर रहा हूँ, वो होते थे। 10% जो होते थे इस तरह के लोग होते थे। आजकल वो अनुपात उल्टा हो गया। आजकल 90% ऐसे हो गया। अभी मैं किसी पीछे 1-2 महीने पहले ही किसी डीजीपी रैंक के ऑफिसर से बात कर रहा था, तो वो मुझे बता रहे थे कि मनीष, हमें पता है कि हमारा कुलीग क्या कर रहा है, पर क्या करें, हम कुछ कर नहीं सकते। तो बेसिकली वो मूक दर्शक बन के बैठे हुए हैं, जो उनके ऑनेस्ट कुलीग्स जो है, जो ऑनेस्ट आईपीएस है। प्रॉब्लम ये होती है जब ऑनेस्ट आईपीएस चुप बैठ जाता है, तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, वो दूसरा मनमोहन सिंह बन रहा है। सॉरी, मैं मनमोहन सिंह जी का नाम ले रहा हूं, लेकिन बहुत ही बढ़िया प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन वो भी चुप ही ज्यादा रहते थे, ऑनेस्ट थे, पर वो दूसरों को नहीं रोकते थे। तो सेम प्रोसीजर ये आईपीएस का आ रहा है। ऑनेस्ट खुद तो है, पर साथ वाला क्या कर रहा है उसकी कम से कम उसे उजागर तो करें। नाउ इफ एन आईपीएस हैज नॉट दैट काइंड ऑफ गट्स to expose the others who are dishonest, then he or she should resign from the post. नहीं, लेकिन वो तो ये सोचते हैं ना कि अब हम इतनी मुश्किल से तो स्पेशल सीपी बने, हमारे रिटायरमेंट पास है, अब क्यों पंगा लिया जाए, आराम से नौकरी की जाए। तो वो फिर सेल्फिश मोटिव हो गया ना। फिर आप आईपीएस, वो जो ऑफिसर लाइक क्वालिटी जो आपकी है कि मैं अपहोल्ड करूंगा, आसपास अगर फिर आप आसपास जो करप्शन हो रहा है उसे देख के चुप रह रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो अमाउंट टू करप्शन। कि आपके सामने कुछ हो रहा है, आपको पता चला है, आप उसे रिपोर्ट नहीं कर रहे, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ करप्शन ना। क्या वो करप्शन नहीं है? लेकिन सर तो मेरी कई जैसे अधिकारियों से बात होती है, वो ये बोलते हैं कि इस तरह की पुलिसिंग में चूंकि इतनी बड़ी फोर्स है और 2 करोड़ की जनता दिल्ली की संभालनी होती है, इस तरह के इंसिडेंट छोटे मोटे होते रहते हैं, वो तो इस तरह की बातें बोलते हैं। चिराग जी, ये छोटा मोटा इंसिडेंट नहीं है, ये पुलिस को दीमक की तरह चाट रहा है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे लोअर सबऑर्डिनेशन में और अपर सबऑर्डिनेट रैंक में बहुत ज्यादा मोरल डाउन है। ये सिर्फ संपर्क सभाएं, ये जल्द से कर देना, ये कर देने से काम नहीं बनेगा। आपको जड़ तक जाना पड़ेगा, मोटिवेशन जो है ढूंढनी पड़ेगी कि किस तरह से लोअर और अपर सबऑर्डिनेट्स इनको मोटिवेट किया जाए। आईपीएस को तो लेकिन सर मोटिवेशन है ही। मनीष सर, आप ये तो मानते हो ना कि जिस तरह का प्रेशर पुलिस कर्मियों पर होता है, वर्कलोड बहुत ज्यादा है, सैलरीज उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, मोटिवेशन जैसे आपने कहा इतना ज्यादा नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं उनको कई अधिकारी बोलते हैं कि ये अट्रैक्ट करता है करप्शन की तरफ, कि हम इतना काम कर रहे हैं तो हमारा राइट है अब ये करप्शन करने का। चिराग साहब, आपको भर्ती होने से पहले पता था कि आपकी सैलरी इतनी है? जब आप वो वहां पे निक्कर में भाग रहे थे ना पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में, तब आपको ये पता था कि इतनी सैलरी मिलनी है? तब आपको ये नहीं बताया गया था फॉर्म भरते हुए कि इसके अलावा भी ये मिलेगा? अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसके अलावा भी मेरे को ये मिलेगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। तो ये सब चीजें महज एक्सक्यूज हैं। अगर ड्यूटी सख्त है तो इसमें मत आए, बाकी कोई जॉब ढूंढ लें। पुलिसिंग हर एक के बस की बात नहीं है, और स्पेशली दिल्ली पुलिस में जो कर रही है बहुत बढ़िया काम कर रही है। पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो लोअर सबऑर्डिनेट और अपर सबऑर्डिनेट हैं वो उतने मोटिवेट नहीं है, उनमें बहुत ज्यादा रोष है। क्योंकि पुलिस डिसिप्लिन्ड फोर्स है, इसलिए वो बोल नहीं पा रहे हैं। तो इस सिचुएशन को एड्रेस करना ही पड़ेगा, सूनर और लेटर। चाहे अभी कर लें चाहे बाद में कर लें, ये प्रॉब्लम नहीं, है। हम इस लेकिन सर अगर एक आईपीएस करप्शन कर रहा है, उसको तो ये कहा जाता है जैसे सरकार की तरफ से हर महीने 10 लाख रुपए का खर्चा होता है एक आईपीएस पर। घर की अगर बात की जाए, उसकी सैलरी, उसके पर्क्स जो उसको मिलते हैं, उसके बावजूद अगर वो करप्शन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये तो पर्सनल चॉइस हो गई ना आपकी। इसके लिए क्या सरकार ने तो कोई कमी नहीं कर रखी, 10 लाख कम थोड़ी तो होता है। तो उसमें फिर उनके आपके जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं सरकार के, उनको देखना पड़ेगा ना। कि आईपीएस आईपीएस हो चाहे कोई भी हो, अब जैसे पॉलिटिशियंस हैं, क्या वो नहीं पकड़े जा रहे? तो कोई भी करप्शन से इम्यून नहीं होना चाहिए। अब आप ये नहीं कह सकते हाँ मैं आईपीएस हूं, मैं तो कर सकता हूं, लेकिन जो मेरे नीचे वाला है वो नहीं कर सकता। अब नीचे वाला भी तो ये देखता है ना। क्या नीचे वाला नहीं देखता है कि आईपीएस क्या कर रहा है? किसी भी कांस्टेबल, किसी भी हेड कांस्टेबल को पकड़ लीजिए, ये सबको पता है। दिल्ली पुलिस में अगर आप एक सर्वे कराएं, चलिए एनोनिमस सर्वे कराएं, 2 मिनट में आपको पता चल जाएगा। एनोनिमस ऑनलाइन सर्वे में आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा कितने, कौन सा आईपीएस क्या कर रहा है।
तो क्यों नहीं कराते आप इस तरह के एनोनिमस सर्वे? ठीक है, सर्वे कराएं उनमें। अब ये नहीं कि मैं उस सर्वे करा के आपने राइट अवे एक्शन ले लिए, उसको फिर क्रॉस चेक करें, आपके बैलेंसेस, चेक्स एंड बैलेंसेस करें, और फिर उसके बाद अगर कुछ पाया जाता है, पर एटलीस्ट आप शुरू तो करें। आप शुरू ही नहीं करना चाहते। सिर्फ कांस्टेबल और आपके हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, मैक्सिमम एसीपी आपने पकड़े हुए हैं, इनको भेड़ बकरी की तरह बस काटे जाओ, कौन पूछ रहा? बिल्कुल सर, आपने हमसे डिटेल में बात की इस मुद्दे पर। आगे भी आपसे सर बात करता रहूंगा। हमारे साथ कनाडा से जुड़े हैं दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में रहे हैं इंस्पेक्टर मनीष मेहता जी। सर थैंक यू, आपने अपने बढ़िया इसमें विचार रखे। आपने बताया किस तरह से करप्शन जो है एक बहुत बड़ी समस्या बन रहा है दिल्ली पुलिस में, और सबसे बड़ी बात है आए दिन जो अफसर पकड़े जाते हैं वो वाकई चिंताजनक। थैंक यू सो मच सर, कनाडा से जुड़े। थैंक यू चिराग जी, प्लेजर मीटिंग यू। थैंक यू।